हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 8 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में। यानी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी हमारे रिसर्च की फाइंडिंग्स आती है उनका यूटिलाइजेशन है वो कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग टू इम्प्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स एक प्रोसेस होती है जिसमें जो भी हमारे रिसर्च के रिजल्ट्स आते हैं उनको अप्लाई किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ में। जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग में अप्लाई किया जाता है ताकि जो हेल्थ केयर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वह टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। यानी फ्रेंड्स, जो भी हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स है उनका यूज करके जो भी पेशेंट केयर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है वह प्रमोट्स एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, जो हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स है वो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करता है। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वह टू इन्हेंस नर्सिंग नॉलेज एंड स्किल्स। तो फ्रेंड्स, जो रिसर्च की फाइंडिंग्स होती है वो नर्सेज के नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसके बाद में फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स, जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बेटर क्लिनिकल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इसके बाद में फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह टू डेवलप इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर पॉलिसीज। यानी फ्रेंड्स, जो भी हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स होती है उनके बेसिस पर इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है वो डेवलप किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, जिसमें हमारा जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस आता है वह इम्प्रूव पेशेंट केयर। यानी फ्रेंड्स, जो भी हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो पेशेंट के जो भी आउटकम्स होते हैं उनको इम्प्रूव करती है। इसके बाद में सेकंड इम्पोर्टेंस आता है वह इम्प्रूव द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ नर्सिंग केयर। तो फ्रेंड्स, जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो नर्सिंग केयर की सेफ्टी और नर्सिंग केयर की क्वालिटी इन दोनों को इम्प्रूव करती है। इसके बाद में थर्ड इम्पोर्टेंस आता है वो है एनकरेज ईबीपी। यानी फ्रेंड्स, जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को सपोर्ट करती है या एनकरेज करती है। इसके बाद में फोर्थ इम्पोर्टेंस आता है वह इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी फ्रेंड्स, जो भी हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के कुछ इम्पोर्टेंसेज। अब हम डिस्कस करते हैं एरियाज ऑफ यूटिलाइजेशन के बारे में। यानी फ्रेंड्स, जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स है उनको किन किन एरिया के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है उनको मेनली 4 एरियाज के अंदर ही यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट एरिया आता है वह है क्लिनिकल प्रैक्टिस, इम्प्रूव पेशेंट केयर। तो फ्रेंड्स, रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनकी केयर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो फ्रेंड्स, रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर। तो फ्रेंड्स, रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू हम इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर है उसको एक पेशेंट के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट एरिया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड एरिया के बारे में, जो है नर्सिंग एजुकेशन। यानी फ्रेंड्स, जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है उनका यूज नर्सिंग एजुकेशन में भी किया जाता है। अपडेट टीचिंग मेथड्स। तो फ्रेंड्स, रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज टीचिंग मेथड्स को अपडेट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है वह इम्प्रूव कुरिकुलम। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे नर्सिंग का सिलेबस है या कुरिकुलम है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज किया जाता है।
इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है वह डेवलप्स स्टूडेंट्स क्लिनिकल स्किल्स। तो फ्रेंड्स रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्लिनिकल स्किल्स है उनको डेवलप किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे यूटिलाइजेशन का सेकंड एरिया। अब हम डिस्कस करते हैं यूटिलाइजेशन के थर्ड एरिया के बारे में जो है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो हॉस्पिटल और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों में यूजफुल होती है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वह डेवलप हॉस्पिटल पॉलिसीज। तो फ्रेंड्स रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज हॉस्पिटल की पॉलिसीज को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है वह इम्प्रूव क्वालिटी एश्योरेंस, यानी फ्रेंड्स रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज हॉस्पिटल्स में क्वालिटी एश्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है वह बेटर स्टाफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स रिसर्च फाइंडिंग्स के थ्रू जो हमारे स्टाफ मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का उसको बेटर किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे यूटिलाइजेशन का थर्ड एरिया। अब हम डिस्कस करते हैं यूटिलाइजेशन के फोर्थ और लास्ट एरिया के बारे में जो है हेल्थ पॉलिसी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वह डेवलप नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो फ्रेंड्स रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है वह इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो फ्रेंड्स रिसर्च फाइंडिंग्स का यूज पब्लिक की हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एरियाज ऑफ यूटिलाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं बैरियर्स टू यूटिलाइजेशन के बारे में, यानी जो भी हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है उनको प्रैक्टिस में अप्लाई करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलती है। जिसमें हमारा जो फर्स्ट बैरियर आता है वह लैक ऑफ रिसर्च नॉलेज, यानी फ्रेंड्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रिसर्च के बारे में अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो रिसर्च की जो भी फाइंडिंग्स होती है उनको अच्छे से अप्लाई है वो नहीं कर पाते। इसके बाद में सेकंड बैरियर आता है वह लैक ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स अगर रिसर्च फाइंडिंग्स को अप्लाई करने का टाइम ही नहीं होगा तो उसे अच्छे से यूटिलाइजेशन है वो नहीं किया जा सकता। इसके बाद में थर्ड बैरियर आता है वह इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स रिसर्च फाइंडिंग्स का यूटिलाइजेशन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास में प्रॉपर रिसोर्सेज है वो अवेलेबल नहीं हो। इसके बाद में फोर्थ बैरियर आता है वह लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, यानी जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है उसमें अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम उसे यूटिलाइज है वो नहीं कर सकते। इसके बाद में फिफ्थ बैरियर आता है वह लिमिटेड एक्सेस टू रिसर्च आर्टिकल्स, यानी फ्रेंड्स जो भी हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है उनको हम तब तक प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं जब तक हमारे पास में जो रिसर्च के आर्टिकल्स है वो अनलिमिटेड नहीं हो। यानी हमारे पास में जो रिसर्च आर्टिकल्स है वो अगर लिमिट में ही हुए तो हम हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उनको अच्छे से एक्सेस है वो नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बैरियर्स ऑफ यूटिलाइजेशन। तो इन्हीं के साथ में जो आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर ले क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में।